Hello guys, welcome to our YouTube channel that is Bright Beginnings with JS Yadav. Now I am here to teach you a new topic that is heredity, है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी क्या होती है? जीन्स पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, क्या होता है कि द साइंस विच डील्स विथ जीन पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जीन्स का पास ऑन होता है या कैरेक्टर्स का पास ऑन होता है। पास ऑन, अभी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखा होगा आपने कि आपका हेयर का कलर है, नोज का कलर है, आईज की शेप है, फिंगर्स की शेप है, वो आपके मदर या फादर से रिजेंबल होती है ना। किसी का फेस कट अपनी मदर से मिलता है तो हेयर का जो स्ट्रक्चर है, हेयर जो कलर है वो अपने फादर से मैच होता है। ठीक है, फॉर्मेशन या फिर जो आउटर लेयर होती है, ईयर पिना जिसे हम कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, आईज का कलर कि ब्राउनिश आईज है, ब्लूइश आईज है, ब्लैकिश आईज है वो। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितने भी फिजिकली और क्या होता है, फिजिकली जितने भी आपको कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, है ना, और जेनेटिकली, है ना, इंटरनल, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना क्या कहलाती है, हेरिडिटी। वो साइंस जिसके अंदर आप कैरेक्टर्स का पास ऑन होना या फिर जीन का पास ऑन होने को हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, और जो साइंस इनहेरिटेंस से डील करती है उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। ठीक है भाई, अब जो जीन्स का पास ऑन होगा वो किसके थ्रू होगा? रिप्रोडक्शन के थ्रू। रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा तो रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। उससे पहले एक और टॉपिक आपके उसमें दिया हुआ है, वो इसके साथ साथ चलेंगे हम रिप्रोडक्शन के साथ। अब है एक नई वर्ड, वेरिएशन। अब ये वेरिएशन वर्ड क्या है? वेरिएशन का मीन्स होता है डिफरेंट, मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस होना आपके पेरेंट्स से, यानी आप अपने पेरेंट्स से कितने अलग हो। अब आपने जब सुना होगा कि जितने भी आप टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हो तो क्या देखते हो कि क्या कहते हैं कि आपका जो जीनोम है, आपका जो डीएनए है वो 99.9% आपके पेरेंट्स से मैच होता है, 0.1% नहीं होता है। व्हाट इज दैट, या इसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड इट इज वेरिएशन। क्या है बेटा? वेरिएशन। अब एक चीज है कि वेरिएशन जो है, वेरिएशन का मतलब आपने ये तो जान लिया कि भाई हमारे जीनोम में जितना भी हमारे जीन में, हमारे डीएनए में, अब डीएनए और जीन क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे, कि हमारे जीनोम में या हमारे डीएनए के अंदर जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से नहीं मिल रहे हैं वो कैसे आए और क्यों आए और क्या है, तो वो कहलाती है वेरिएशन। अब वेरिएशन में पहले आप देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन में क्या असर पड़ेगा। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है और आइडेंटिकल क्लोन्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। यानी जो स्पीशीज है वो कैसी होती है, बिल्कुल सेम होती है एज इट इज टू देयर पेरेंट्स। यानी स्पीशीज के अंदर वेरिएशन के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, चांसेस ऑफ वेरिएशन इज लेस। चांसेस आर वेरी लेस, ये लिख सकते हैं ना, चांसेस आर वेरी लेस। इसके चांसेस, वेरिएशन के चांसेस ऑफ वेरिएशन आर वेरी लेस। अब क्यों होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब आइडेंटिकल क्लोन हो रहा है तो एक बात बताओ, उनका जो डीएनए है वो तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, उसमें चेंज हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहूं कि 1% मान लो चेंज होगा तो कैसे होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इससे बात करें। अब मान लो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। रेड बीटल्स है ना, तो वहां पे क्या है, एक जगह पे रेड बीटल्स को बहुत सारा खाना मिल रहा है तो उनका नंबर क्या होगा, रैपिडली ग्रो करेगा। और उनका जो फिनोटाइप है, अब देखो 2 वर्ड में यूज कर रही हूं, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिक, यहां लिख देती हूं, एक मिनट। फिनोटाइप जो है, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस।
या हम कह सकते हैं लुक्स इन जनरल लैंग्वेज, कि कोई फिजिकली कैसा अपीयर कर रहा है, मोटा है, पतला है, सुंदर है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो ये जितने भी है इसे हम कहते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जेनेटिक्स के या जीन्स का जो रोल होता है वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहता है। ठीक है, यानी अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। तो मेनली हम वेरिएशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलती है, और वो भी वेरिएशन जो देखने को मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, वो आपको मिलती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। अब एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाता है, पहला मैंने कहा कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी आप एक जगह पे बहुत सारा खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब फूड जो है, मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं हम, किसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, रेड बीटल्स का। किसका एग्जांपल लेते हैं, रेड बीटल्स का। अब मैं ये कह रही हूं कि एक जगह पर फूड की स्कैरसिटी है, यानी फूड की कमी है, यानी खाने की कमी है, तो जो रेड बीटल है वो कैसी होंगी, बिल्कुल पतली पतली सी, मरियल सी, थिन सी होगी। ठीक है, और एक जगह पे खाने की क्या है, बहुत सारा फूड अवेलेबल है ना, तो एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड इज अवेलेबल, तो क्या होगा कि वो जो रेड बीटल्स है वो कैसे होंगी, मोटी ताजा होंगे। ये देख लो, ये ऐसा है कि आप लोगों को डेली पिज्जा और व्हाट इज योर फेवरेट फूड इन दिस सिनेरियो इज मोमोज, है ना। तो वो क्या है, अगर आप डेली ये खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, तो कोई बच्चा कैसा होगा, बहुत हेल्दी ओबेसिटी का शिकार होगा। जबकि उसके पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स दोनों कैसे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये फिनोटाइप में जो चेंज है, ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ये फिनोटाइप का जो चेंज है ये क्या है, ये टेम्परेरी चेंज है। तो वेरिएशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है वो भी टेम्परेरी होती है, ये क्या है, टेम्परेरी चेंज है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इट विल कंटिन्यू विल इन फर्दर जनरेशंस, है ना। तो ये क्या है, टेम्परेरी चेंज है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों टाइप से हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं। दूसरी बात, जब डबल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, तो एक तो ये बात कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो हैप्लॉइड सेल से बनते हैं। यानी आप अगर बात करोगे तो 23 क्रोमोसोम, अगर आपकी बात करूं, हम ये सेक्स डिटर्मिनेशन इसी टॉपिक में जब डिस्कस करेंगे, तो 23 फादर के होते हैं, 23 मदर के क्रोमोसोम्स आते हैं, मदर के जीन्स या ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो 23 क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें क्या हो सकता है, वेरिएशन के चांसेस है। अब वेरिएशन कैसे हो सकती है, देखो पहले तो मैंने कहा एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर में अभी मैंने कहा कि किसी को ज्यादा खाना मिल रहा है, किसी को रोज फास्ट फूड मिल रहा है, किसी बेचारे को बहुत कम खाना मिल रहा है, तो ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर। और वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वहां की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहां का टेम्परेचर कैसा है। अब कुछ लोग जो हैं वो आदी होते हैं कि भाई है ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर वो 25 to 30 डिग्री तक सहन कर सकते हैं। अगर उन्हें आप डेजर्ट एरिया में भेज दोगे तो सर्वाइव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उनके फिनोटाइप में जो चेंज हो रहा है, तो ये तो चेंज होता है ऑटोसोमल चेंज, यानी ऑटोसोम्स की वजह से जो भी चेंज हो रहा है ना, इसे हम सोमेटिक चेंज भी कह सकते हैं। सोमा का मतलब होता है बॉडी, और बॉडी के अंदर जो चेंज हो रहा है, यानी फिनोटाइप में जो चेंज हो रहा है, वो सोमेटिक वेरिएशन कहलाती है। ठीक है, इसका मेन रीजन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही होते हैं। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तीसरी बात कि अगर मैं ह्यूमन के सेंसेस में बात करूं तो मेनली क्या है, ह्यूमन का तो आजकल सबसे ज्यादा जो मेन देख रहे हो वो आप देख रहे हो ओबेसिटी। ठीक है, कि 4th 5th। दूसरी बात डायबिटीज। तीसरी बात हार्ट फेलियर। ये 3 से 4 चीजें बहुत कॉमन है आज के यूथ के अंदर, यानी 18+ को भी हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, पहले अगर आप रिसर्च पेपर्स रीड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 40+ जो मेल्स होते थे, है ना, उनके अंदर हार्ट फेल के चांसेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। फीमेल्स के अंदर थोड़ा बहुत कम होता है। बाकी ये है कि 40+ को ही कहा जाता है था कि आपकी एज अगर 40+ है तो यू हैव टू गो फॉर डॉक्टर फॉर रेगुलर या रूटीन चेकअप। ठीक है, आजकल 18+। अब इसका रीजन क्या है, हमारी डाइट। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सोमेटिक फैक्टर्स हैं। उसके अलावा अब है जर्मिनल
जर्मिनल वेरिएशन। अब ये जर्मिनल वेरिएशन क्यों होती है भाई, या जेनेटिक वेरिएशन में कह सकते हैं सर। जर्मिनल वेरिएशंस जो होती हैं वो किस वजह से होती है, जीन की वजह से, यानी जीन के अंदर उनके सीक्वेंस के अंदर चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। किसी जीन का क्या हो गया, एडिशन हो गया, किसी जीन का डिलीशन हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है, ड्रास्टिक चेंज इन क्रोमोसोम्स या जीन्स, ड्रास्टिक चेंज यानी बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो जाना। अब म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन मोस्टली क्या होता है, लीथल होता है। लीथल का मतलब ये होता है कि म्यूटेशन की वजह से जो स्पीशीज है उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक नई टर्म बता रही तुम्हें, क्या होता है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, पर इसके टाइप्स, जर्मिनल वेरिएशन और सोमेटिक वेरिएशन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और आपको कि वेरिएशन जो है वो किसके अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगी, तो जर्मिनल वेरिएशन, और किसके थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, मान लो कि मैना की जो स्पीशीज है वो नॉर्थ इंडिया में है, उनकी जो बीक है वो ऑरेंजिश है, ठीक है। अब इंडस वैली के आसपास या इंडस रिवर के आसपास जाओगे तो वहां क्या है, येलो है। तो ये क्या है कि वो स्पीशीज तो मैना की है, पर क्या है, उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज। अब वो फिजिकल अपीयरेंस यानी येलो बीक और ऑरेंज बीक का आप डिफरेंस कैसे कर पा रहे हो, डिफरेंशिएशन कैसे कर पा रहे हो, कि वो स्पीशीज के वहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज हो गया, जिससे उनके जीन्स में मॉडिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, जीन्स में वेरिएशन आ गई या मॉडिफिकेशन हो गया, दैट्स वाई। तो वेरिएशन, अगर वेरिएशन जो है वो लेसर अमाउंट में होती है, तो जो क्या होती है कि आपके जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बेटरमेंट के लिए होती है, मोस्टली बेटरमेंट इन द सेंस कि अब आप देखोगे कि पहले अगर हम बात करें तो पहले हमारे अंदर क्या थी, अपेंडिक्स थी, फुली डेवलप थी। उसके बाद क्या हो गया, अब जो है वो अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि उसका क्या है, उसका कोई रोल नहीं है फिलहाल डाइजेशन में। तो ये चीजें क्या है कि हमारे बेटरमेंट के लिए वेरिएशन नेसेसरी है। दैट इज व्हाई your genome या your DNA is matched to your parents is that 99.9%, 0.1% is variation, ठीक है भाई। अब हम जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पता करें कि जेनेटिक्स आई कहां से, किसने डिस्कवर करी, क्यों डिस्कवर करी, है ना। तो देखो जेनेटिक्स में फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, कौन है भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉन ग्रेगर मेंडल। ही बिलोंग्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया से इन्होंने क्या करी थी, अपनी स्टडी वगैरह की थी। उसके बाद इन्होंने 1856 में हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट, हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स क्या किया था, बुक पब्लिश की थी या रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, रिसर्च पेपर पब्लिश किया। बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें उस टाइम पे कोई लाइमलाइट नहीं मिली थी, और ये बेचारे 1884 में डाइड, मतलब 1884 में ये खत्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद भी इनका जो वर्क है उसे कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला किसी के थ्रू, ठीक है। तो यार मेंडल भाई साहब को जब कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला, तो उसके बाद में ह्यूगो डिवरेज और बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर देखा कि, है ना, मेंडल ने जो काम किया है वो कुछ हद तक रिलेवेंट है ना। मेंडल के टाइम पे जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। उन्हें मेंडल ने फैक्टर्स कहा था, कैसे कहा था, क्या कहा था, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जॉन ग्रेगर मेंडल को जितना भी मतलब अप्रिशिएशन मिला या फिर ये लाइमलाइट में आए, कब आए, इनके मरने के बाद में, ठीक है। क्योंकि तभी लोगों को, अगर मेंडल काम नहीं करते, या मेंडल ने किस पे काम किया था, एक और बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किस पे किए थे, पी प्लांट। अब पी प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है, फाइसम सटाइवम, ठीक है। पी प्लांट पे इन्होंने 14 इयर्स तक वर्क किया, ठीक है। अब इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, इसके क्या, क्यों, रीजन क्या था। तो देखो इन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, एक तो ये क्या है कि बहुत 3 to 4 इयर्स यानी बहुत जल्दी ग्रो करके बहुत जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और शॉर्ट प्लेस पे आप
आप नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज्यादा लगा सकते हो, है ना, छोटे सी जगह में ही आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हो। दूसरी बात, इनके अंदर वेरिएशंस प्रेजेंट थी, यानी डिफरेंट क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनकी स्टडी बहुत इजी थी। अब वो 7 कौन से कॉन्ट्रास्टिंग वो थे, कैरेक्टर्स थे, उनके बारे में भी बताऊंगी। तो पी प्लांट एक तो बहुत छोटी जगह पे उग जाएगा, 3-4 महीने में इसका जो क्रॉप है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी, इसका जो जितना भी डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, स्पेस की कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तीसरी बात, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन इजीली आप करवा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है या क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, ठीक है। तो ब्रून में उन्होंने एक चर्च के अंदर ये रिसर्च की, और फिर जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे वो क्या था, देखो पहला जो था, पहला क्या था, पहला आप देखोगे हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ पी प्लांट लिखने की तो जरूरत नहीं है, हाइट ऑफ प्लांट। अब हाइट ऑफ प्लांट क्या है, या तो प्लांट शॉर्ट है या प्लांट क्या है, टॉल है, ठीक है। उसके बाद में पोड का शेप, फिर थर्ड है पोड का कलर, फिर है सीड कोट का कलर, कलर ऑफ सीड कोट या सीड कोट कलर लिख सकते हो, ठीक है। फिर है फ्लावर की पोजीशन ऑफ फ्लावर, क्या है, एक्सियल है या टर्मिनल है ना। पोड शेप हो गया। अब शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड, अभी बेटा इसको रब करना पड़ेगा। शेप ऑफ सीड, शेप कैसी है, राउंड है या रिंकल्ड है, ठीक है। और कलर ऑफ सीड, कलर कैसा है, ठीक है। और क्या रह गया, टॉल शॉर्ट हो गया, एक्सियल टर्मिनल हो गया, ठीक है। सीड का कलर हो गया, सीड कोट का कलर, सीड कोट कलर लिख तो नहीं गया था, पोड शेप, पोड कलर, सीड कोट कलर, ठीक है। सीड कोट शायद मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो एक और है पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोड शेप, पोड कलर, सीड कलर, शेप ऑफ सीड, सीड कोट कलर, सीड की शेप भी लिख दी, ठीक है। और लास्ट था कि जो फ्लावर कलर, कलर ऑफ फ्लावर, पर्पल और व्हाइट, कलर ऑफ फ्लावर कलर, कि फ्लावर का कलर क्या था, पर्पल था या फिर पिंक थे, ठीक है। तो अब देखो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्या करा, मेंडल ने स्टडी करी। अब मेंडल के टाइम पे, अब कुछ चीजें मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजें होती हैं। देखो अब मेंडल पे फर्दर मूव ऑन करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो जीन्स क्या होते हैं, ठीक है। जीन्स को मेंडल के टाइम पे क्या कहा था बेटा, फैक्टर कहा था। क्या कहा था, तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी तो इन्हें फैक्टर कहा था। जीन क्या होता है, ये होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं आप। ऑफ डीएनए जो क्या होता है, पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी बात, एलील्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, ये होते हैं एक जीन के अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन जो प्रेजेंट होते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं। अब देखो जीन क्या है, जीन अगर टीटी है तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये एक टी और एक ये टी, ये क्या कहलाएंगे, सिंगल जो होता है ये क्या कहलाते हैं बेटा, एलील्स कहलाते हैं। इन्हें एलिलोमॉर्फ्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, होमोजाइगस। होमोजाइगोसिटी क्या होती है कि सेम क्या होना, जीन जो है दोनों वो कैसे प्रेजेंट होना, सेम। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड होमोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोसिटी क्या होती है, हेटेरोजाइगस क्या होते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। अब देखो ये टी और टी मैंने बना दिया, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो टी और टी है
ये क्या है, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी आगे बताऊंगी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों है, कैसे है। अब इसके बाद हम मोनो, क्या किया मेंडल ने, फर्स्ट क्या किया, पहले कराया मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कराया बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो का मतलब सिंगल, यानी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्रॉस कराया। अब मैं कह रही हूं कि पहले मैं टॉलनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कौन सा है, कैपिटल टीटी, और ड्वार्फनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, ठीक है, वो क्या है, स्मॉल टीटी। अब इनका सेल्फ कराते हैं, इनका सेल्फ कराते हैं तो देखो इनके गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट्स क्या बनेंगे, टी और टी, टी और टी, ठीक है। अब हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू इसको समझते हैं। तो देखो जो क्रॉसिंग होगी जीन्स की, है ना, ये जीन्स की जो पेयरिंग होगी वो कैसे होगी, देखना। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करती हूँ, ये यहां से स्टार्ट करती हूँ। ये दो पेरेंट के जीन है ना, ये पेरेंट है, मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, सॉरी ये मेल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये होंगे गैमेट्स। आपको पेपर में ऐसे ही बना के आने, टी टी, और इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, टी स्मॉल टी। अब F1 जनरेशन में क्रॉसिंग, अगर मैं ऐसे क्रॉस कराऊं तो ये टी इससे भी पेयर करेगा, इससे भी पेयर करेगा, ये वाला जो टी है इससे भी पेयर करेगा और इससे भी पेयर करेगा। इस पूरे हॉच पॉच को बनाने के लिए एक सिंपल सा पुनेट स्क्वायर बनाना बताती हूँ मैं, देखो। ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। तो फीमेल के जीन्स क्या है, टी और टी, इधर मेल के लिख दो। ये और टी का कॉम्बिनेशन होगा तो ये, इस टी और टी का कॉम्बिनेशन होगा तो ये, ठीक है। अब ये क्या है, F1 जनरेशन, क्या है, F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फीलियल, F1 रिस्पॉन्सिबल फीलियल, या फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फीलियल जनरेशन में कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। अब आप देखोगे फर्स्ट जनरेशन के अंदर ऑल प्लांट्स आर टॉल, ठीक है। तो ऑल प्लांट्स आर टॉल, सभी प्लांट कैसे हमें अवेलेबल या प्रोड्यूस हुए, सारे प्लांट टॉल थे। अब ये टॉल कैसे पता चला, यहां से एक मेंडल का फर्स्ट लॉ क्लियर होता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट होता है ना, वो अपने आप को शो कर लेता है, और जो रिसेसिव होता है वो क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है। अब देखो इस फर्स्ट जनरेशन में ये था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, इसमें देखो डोमिनेंट क्या है, कैपिटल टी, यानी टॉलनेस के लिए जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट क्या हुए, टॉल हुए। अब मैं F2 जनरेशन में क्या होगा, अब पेरेंट्स हो गए F1 जनरेशन वाले, देखो अब इनका सेल्फ कराए हम, हिट्रोजाइगस मिले ना हमें, तो हिट्रोजाइगस का हम सेल्फ कराते हैं, तो ये है हिट्रोजाइगस, सेम गैमेट फॉर्मेशन, टी और स्मॉल टी, सेम हियर टी और स्मॉल टी। अब इसका चेकर बॉक्स या पुनेट स्क्वायर मैं बनाऊं तो देखो ये बनेगा टी 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 और टी। अब देखना टी 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 टी। अब जब F2 जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में देखा तो उन्होंने क्या देखा कि फिनोटाइपिक जो रेशियो यानी फिजिकल अपीयरेंस में तो क्या हो रहा है कि 3 तो टॉल है, देख लो 1 2 3 3 टॉल है, और एक क्या है, ड्वार्फ है। और जीनोटाइप की बात करूं या जीन्स की अरेंजमेंट देखूं तो देखो एक प्योर टॉल है ना, दो कैसे हैं, दो हाइब्रिड है और या हिट्रोजाइगस है, और एक प्योर शॉर्ट है। तो ये रेशियो उन्हें ऑब्टेन हुआ या प्राप्त हुआ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हुआ, जो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, नेक्स्ट जनरेशन में वो टॉल या ड्वार्फनेस का जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। यानी जब रिसेसिव जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस तब कर पाएंगे जब वो कैसे, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर हो गए। अब ये रिसेसिव जो जीन है इसका फायदा क्या हुआ, देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जो डायबिटीज के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हीमोफीलिया के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें क्या होता है कि रिसेसिव टाइप का जीनोम होता है, तो रिसेसिव क्या हो जाता है, हिडन हो जाते हैं। रिसेसिव जब तक एक्सप्रेस नहीं होंगे, जब तक वो किस कंडीशन में ना हो, होमोजाइगस कंडीशन में ना हो, तो इससे क्या होता है, हीमोफीलिया, डायबिटीज, इनकी क्या है, पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इन पे क्या होता है, डोमिनेंट जीन काम करता है। इससे F2 से एक और लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या काम करता है,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से, यानी क्या कह रहे हैं कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो इंडिपेंडेंटली जो जीन है वो क्या हो जाता है, सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट हो जाते हैं, और इंडिविजुअली जब इनकी मेटिंग या क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होता है कि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ईच अदर पे, है ना, कि ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है कि जीन किसके साथ कंबाइन होगा और उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। अगर देखो चांसेस क्या है कि या तो 3 प्लांट टॉल हो सकते हैं, 2 हेटेरोजाइगस और 1 होमोजाइगस, या फिर एक प्लांट क्या हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। तो ये चीज किस पे है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी गैमेट्स के जब सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशन होता है, तो क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, दे आर फ्री, है ना। वो जिसके साथ कंबाइन होते हैं उसके साथ मिलके अपना क्या करते हैं, कैरेक्टर या जो उनका जो आउटपुट होता है वो देते हैं, है ना, कि किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वैसा ही कैरेक्टर वो शो करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल का दिमाग चला, क्या दिमाग चला, मेंडल ने अपना दिमाग चलाया। ये तो मैं सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। नाउ हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, मेंडल का क्या दिमाग चला कि यार सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो आराम से हो रहा है, अब मैं क्या करता हूं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लेता हूं और फिर क्या करता हूं, फिर देखता हूं कि क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि राउंड और येलो कलर के सीड लिए। ठीक है, राउंड और येलो। दूसरे क्या होंगे, शॉर्ट, यानी दूसरा जो गैमेट है, दूसरे जो पेरेंट होगा उसके जो जीन होंगे वो कैसे होंगे, राउंड की जगह रिंकल, ठीक है, और स्मॉल वाई। अब देखो जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आर वाई और आर वाई, यहाँ पे भी आर वाई और आर वाई। ठीक है, ये है गैमेट्स। बेटा ये एग्जाम में लिख के जरूर आना क्या है गैमेट्स, ये है पेरेंट्स। ठीक है, अब इनका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। पुनेट स्क्वायर, इसको रब कर दूं या यहां बना देते, छोटा सा दिख जाएगा, मे भी दिख जाना चाहिए। ठीक है, पुनेट स्क्वायर में मेल फीमेल आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, सारे जितने भी जो गैमेट्स है ना वो ये देख लो ये बनेंगे। ठीक है, ये F1 में जितने भी है वो राउंड और येलो कलर के सीड्स मिलेंगे। ठीक है, ये राउंड और ग्रीन कलर के जो सीड्स हैं, ठीक है, राउंड और ग्रीन कलर के, राउंड और येलो, जो रिंकल्ड और येलो है, ये राउंड और ग्रीन है, ग्रीन है, ये रिंकल्ड एंड येलो है। ठीक है, तो ये रिसेसिव है। तो F1 में सारे क्या होंगे, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो 1 होगा, और ये सारे कितने क्या होंगे, राउंड और ग्रीन कलर के होंगे। अब मैं नेक्स्ट F2 की बात करूं, इनका F1 वाले जो गैमेट्स है या F1 वाले जो जनरेशन मिली उसका क्या करा दूं, मैं सेल्फ करा दूं। तो देखो गैमेट्स थोड़े छोटे बनाऊंगी क्योंकि स्पेस चाहिए होगी, पुनेट स्क्वायर बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो जीन बनेगा वो ये बनेगा आर वाई, ठीक है, और एक बनेगा आर वाई। फिर क्या बनेगा, 4 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इधर भी सेम बनेंगे 4 टाइप्स के। ठीक है, यही वाले सेम बनेंगे, यानी ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसको पुनेट स्क्वायर से मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। ये गैमेट्स तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएंगे, देखना ध्यान से समझना। पुनेट स्क्वायर के डिजाइन पे मत जाना। ठीक है, ये ठीक है, क्या थी, आर वाई, आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई और आर स्मॉल वाई। सेम ईयर आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई। देखो आर आर कैपिटल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, आर आर कैपिटल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
आर वाई आर स्मॉल वाई, ठीक है, यही बनेगा आर आर स्मॉल वाई, ठीक है, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर 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 वाई वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें बनेगा आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, है ना, इसमें बनेगा आर आर स्मॉल वाई, इसमें बनेगा आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये बनेगा आर आर वाई वाई। अब देखो राउंड और येलो कितने होंगे, 1 2 3 4, यहां एक ये होगा 5, ये 6, अब देखना 7 8 और एक है ये 9। तो देखो जो प्योर राउंड और क्या होगा, राउंड और ग्रीन होंगे, वो कितने होंगे बेटा 9, गिने आपके सामने। अब देखो राउंड और रिंकल कितने होंगे, राउंड और रिंकल 1, ठीक है, ये भी राउंड और रिंकल्ड होगा 2, और राउंड और रिंकल्ड ये होगा 3, ठीक है, 3 हो गया। अब राउंड एंड येलो था, अब रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने होंगे देखना, ये 1, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन 2, और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन 3, और ये कैसा होगा रिंकल्ड एंड येलो 1। तो इसका जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो है वो कैसा आ रहा है, ये सेम आएगा 9:3:3:1। तो ये क्या करा, जब डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया मेंडल ने, तो ये देखा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है कि जितने भी जीन है जहां पे भी लोकेटेड है ना, क्रोमोसोम्स में जहां पे भी वो लोकेटेड है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी है, वो कितने ही जीन्स के साथ आ जाए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे अंदर मान लो 46 क्रोमोसोम्स है, अब 46 में जितने भी जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसा हो रहा है क्या सबकी हौच-पौच हो रही है कि नाक की जगह आंख आ गई, नाक और आंख का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन आपके अंदर है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि जितने भी जीन है वो क्या है, अब उनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, और कितने भी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स या कितने भी जीन्स आप ले लो, उनका क्या है, खुद का अपना इंडिविजुअल या वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करते हैं, ठीक है, और उससे दूसरे जीन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर द डे। Subscribe our channel, like our video, share our video. Thank you so much.